हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 25। ये अन दिनों की बात है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया अपने ही प्लान में फंस गई थी और न चाहते हुए भी, जाने अनजाने में ही सही, उसने अद्वैया की माहिरा से बचने में मदद कर दी थी। लेकिन अद्वैया जया को अच्छे से थैंक यू कहने के बजाय ये कह के वहां से चला जाता है कि वो हार गई है, क्योंकि वो जिस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो तो उसके लिए सिर्फ सिर दर्द थी, जिससे वो वैसे भी पीछा छुड़वाना चाहता था। तो वही जया वही खड़ी अद्वैया की कही बातें सोचने लगती है। ये नजारा देख अमन काफी ज्यादा खुश था और वो ये खुशी अद्वैया से बांट रहा था। लेकिन अद्वैया के एक बार घूर के देखने भर से उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। अद्वैया होटल से बाहर आकर ड्राइवर से अपनी गाड़ी की चाबी मांगता है। ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेने के बाद वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और अमन और सात्विक दोनों उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। अमन अद्वैया के जाने के बाद सात्विक से शिकायती लहजे में बोला, यार एएसआर का भी कुछ समझ में नहीं आता। अभी अंदर तो काफी खुश लग रहे थे, लेकिन जाने अभी क्या हो गया। ये न गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पल में तोला पल में माशा। तो वही लॉबी में खड़ी जिया होश में आती है। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या वो लड़की अद्वैया की गर्लफ्रेंड नहीं थी? इसका मतलब मेरा प्लान फेल। जिया को खुद में ही बड़बड़ाते हुए देख रूही उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए बोली, कर लिया जो करना था, या अब भी कुछ बाकी है? रूही की बात सुन जिया गुस्से में बोली, रूही मैं उस अद्वैय के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस्तेमाल करने की? उसकी बात सुन रूही उसे घूर के देखते हुए बोली, इस सब में अद्वैया भाई की क्या गलती है? क्या उन्होंने तुझसे कहा था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है? जिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर रूही आगे बोली, क्या उन्होंने तुमसे ये कहा था कि तुम आओ और उनकी उस लड़की से पीछा छुड़वाने में मदद करो? जिया फिर से कुछ नहीं कहती, और कहती भी तो क्या, वैसे भी ये तो उसके खुद के दिमाग की उपज थी, जो अब उसी पे भारी पड़ गई थी। ये देख रूही अपनी कमर पे हाथ रख आगे बोली, फिर जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती हुई? अगर मेरे कहने पे एक बार रुक गई होती तो फ्री का तमाशा देखने को मिलता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ब्रेकअप करवाना था ना। अब हो गया ब्रेकअप। थोड़ा रुक के वो आगे कहती है, इसलिए कहते हैं जो करना हो वो सोच समझ के करना चाहिए। अब चल यहाँ से। इतना कह वो उसका हाथ खींच के लॉबी से बाहर ले आती है। लेकिन रूही सही कह रही थी। अद्वैया की मदद करके फालतू में जिया ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली थी। अब तो जिया को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। जब वो दोनों पार्किंग एरिया में पहुंची तो अमन और सात्विक अभी भी वहीं खड़े थे। जिया ने जब उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद अद्वैया भी वहीं होगा। वो गुस्से में रूही से अपना हाथ छुड़वाते हुए उन दोनों की ओर बढ़ जाती है। ये देख रूही अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, आपने इसे धरती पे क्या सिर्फ बवाल करने भेजा है, जो हर बार लड़ाकू विमान की तरह चल देती है? भगवान से शिकायत करने के बाद वो भी उसके पीछे चल देती है। जया वहां खड़े सात्विक से बोली, कहाँ है वो? इतना कह वो यहाँ वहां देखने लगती है। तभी अमन उसे उंगली दिखाते हुए बोला, देखो तुम एएसआर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। जया अमन की बात सुन तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो कुछ नहीं कहो तो बेहतर होगा। ये जो दुश्मनी की शुरुआत हुई है न, तुम ही से हुई है। इतना कह वो वहां से चली जाती है। रूही ये देख अमन और सात्विक से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी हाँ, लेकिन वो ऐसी ही है, आप प्लीज बुरा मत मानना। इतना कह वो भी उसके पीछे चली जाती है। उनके जाते ही अमन सात्विक से बोला, लगता है माँ से कहना होगा। सात्विक पूछते हुए, क्या? यही कि मेरी भी कुंडली दिखाएं। इतना कह अमन रुक जाता है। उसकी बात सुन सात्विक मजाकिया लहजे में बोला, क्यों तुम्हें उससे शादी करनी है? अमन बोला, शादी उसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल वो एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि मेरी कुंडली में ऐसी कौन सी दशा चल रही है जो राहु और शनि दोनों ही मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। उसकी बात सुन सात्विक हंसते हुए बोला, राहु और शनि की छोड़, अब चल ऑफिस चलते हैं। इतना कह वो और सभी बॉडीगार्ड्स वहां से निकल जाते हैं। तो वही अद्वैया ड्राइव करते हुए वहां से कुछ दूर एक ब्रिज पे गाड़ी खड़ी करके सीट से टेक लगाए अपनी आंखें बंद करके बैठा था।
उसकी आंखों के सामने आज भी जैसे कुछ यादें रील की तरह चल रही थी। उसे खुद के सामने एक लड़का दिखाई दे रहा था, जो क्लास में सेकंड लास्ट डेस्क पे बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी क्यूट सी दिखने वाली लड़की उसके पास आती है। व्हाइट टॉप, ब्लू स्कर्ट, बालों के झूलते हुए दो पोनी, चीयरलीडर की ड्रेस पहने वो लड़की वाकई ही काफी प्यारी लग रही थी। वो कमर पे हाथ रख नकली गुस्सा करते हुए बोली, अद्वैय क्या हर वक्त बुक्स बुक्स बुक्स, क्या तुम बोर नहीं होते? इतना कह वो उसके पीछे वाले डेस्क पे बैठे लड़के को देखते हुए बोली, माहिर तुम ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते? उसकी बात सुन माहिर हंसते हुए बोला, अब मैं क्या कहूँ? तुम तो जानती हो ये कैसा है, बल्कि मुझसे बेहतर तुम इसे जानती हो। माहिर की बात सुन वो लड़की अद्वैय का हाथ खींचते हुए बोली, चलो ना अद्वैय, वरना आज हमारी टीम हार जाएगी। इतना कह वो अपना पपी फेस बनाते हुए अपनी हाफ मून जैसी आंखों की पलकों को बार बार झपकाते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, प्लीज 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 प्लीज। उसकी बात सुन अद्वैय अपनी किताब को बंद कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओके बाबा। इतना कह वो अपनी सीट से खड़ा होकर माहिर को देखते हुए बोला, चल चलते हैं। अद्वैय की बात सुन वो लड़की खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो सब प्लेग्राउंड में थे, जहां वॉलीबॉल का मैच चल रहा था। एक और 11th ग्रेड और दूसरी और 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स थे। वो दोनों जाके 11th ग्रेड वालों की तरफ खड़े हो जाते हैं। स्पोर्ट्स टीचर के विसल बजाते ही दोनों टीम्स खेलना शुरू करती हैं। 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स काफी अच्छा खेल रहे थे, जबकि 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स अभी भी उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि ये गेम एक या दो का नहीं बल्कि टीम स्पोर्ट है। लेकिन जैसे तैसे करके माहिर और अद्वैय दोनों ही उस मैच को लास्ट में ड्रॉ कर देते हैं। स्पोर्ट्स टीचर दोनों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जबकि दूसरी टीम के स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। उनके मैच को टाई करने पर वो लड़की वहां डांस कर रही थी। ये फिलहाल सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, क्योंकि बहुत जल्द एनुअल स्पोर्ट्स मीट शुरू होने वाला था। माहिर अद्वैय के कंधे पे हाथ रख उस लड़की को देख मुस्कुराते हुए अद्वैय से बोला, तू ये जानबूझ के करता है ना? अद्वैय सवालिया निगाहों के साथ उससे पूछते हुए बोला, क्या? उसकी बात सुन माहिर शिकायती लहजे में बोला, इतना भी भोला मत बन। मैं जानता हूँ, वरना क्यों तू हर बार उसके एक बार कहने से मान जाता है, जबकि मुझे अगर तुझे मनाना हो तो 100-200 पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना कह वो सामने खड़ी लड़की को देखने लगता है, जो उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ चीयर कर रही थी। अद्वैय के चेहरे पे उसे देख बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये देख माहिर बोला, तो तू उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देता? अद्वैय उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कह वो लड़की की ओर बढ़ जाता है, तो वहीं ये देख माहिर बोला, झूठा कहीं का। इतना कह वो भी उसके पीछे चला जाता है। तभी वो लड़की अपने दोनों हाथों से अद्वैय के आगे पानी की बोतल करते हुए बोली, मुझे पता था कि अगर तुम खेलोगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। उसकी बात सुन माहिर थोड़ा शिकायती लहजे में बोला, लेकिन हम जीते नहीं है, बस टाई हुआ है। और ये क्या, तुमने तो ड्रॉ मैच का सारा क्रेडिट ही इसे दे दिया। और बाकी सबका क्या, हमें कौन थैंक्स कहेगा? उसकी बात सुन वो लड़की बोली, तुम्हें भी थैंक्स माहिर। इतना कह वो उसे भी वहां रखी एक वाटर बॉटल दे देती है। तीनों एक साथ काफी खुश लग रहे थे। ये दोनों वो इंसान थे जो अद्वैय के लिए बहुत खास थे। लेकिन तभी अद्वैय को कुछ ऐसा याद आता है कि उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। वही लड़की बिलखते हुए अद्वैय से उसकी बात सुनने को कह रही थी, लेकिन अद्वैय गुस्से में उसे धक्का देते हुए उसे वहीं रोने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। कौन थी वो लड़की और क्यों करने लगा अद्वैय उससे इतनी नफरत? क्या है ये कहानी? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 26, क्रेजी फेलोज। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वन शॉट स्टोरीज भी लिखूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए जरूर लिखूंगी और ऐसी ही और नॉवल स्टोरीज भी लेकर आऊंगी। लेकिन इसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय होटल से अकेले ही गाड़ी लेकर निकल गया था। वो शहर से दूर एक ब्रिज पे गाड़ी पार्क कर सीट से टेक लगाए हुए बैठा था। कुछ स्कूल और दोस्ती के हसीन पलों को याद करते करते कब वो पल कड़वी यादों में बदल जाते हैं, अद्वैय को पता ही नहीं चलता। जिससे हम इतना तो कह सकते थे कि पास्ट में ऐसा कुछ तो छुपा है, जिस वजह से अद्वैय आज ऐसा है। उसकी नफरत, उसका गुस्सा कहीं न कहीं पास्ट से जुड़े थे। शायद एक वक्त ने उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया था। जो इंसान अद्वैय को सबसे ज्यादा अजीज थे,
कहीं न कहीं वो ही उसकी नफरत का कारण बन गए थे। कुछ तो हुआ था ऐसा, जो अद्वैय उस लड़की को रोते हुए छोड़ के चला गया था। लेकिन क्या? इसका जवाब अभी वक्त के पहलुओं में छुपा हुआ था। अद्वैय की एक आंख के कोने से एक आंसू की बूंद गालों से होते हुए शर्ट पे आ गिरती है। कुछ पल के बाद जब वो आंखें खोल रियलिटी में आता है तो वो एक बार फिर, उसकी आंखों में प्यार के बजाय गुस्से और नफरत ने जगह ले ली थी। वो गाड़ी के डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स को खोल के उसमें कुछ ढूंढने लगता है, जहां एक सिगरेट का बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स से एक सिगरेट और लाइटर निकाल के वो उसे बंद कर देता है। सिगरेट को लिट अप करने के बाद वो सिगरेट की कश लेने लगता है, जिससे वो कुछ बेहतर महसूस करता है। सिगरेट के 2-4 कश लेने के बाद वो उसे फेंक देता है और गाड़ी स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वही जिया का घर। रूही जिया को घर के बाहर ड्रॉप करती है, लेकिन जिया अभी भी अपसेट लग रही थी। ये देख रूही बोली, जिया चीयर अप, तू उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये ले तेरे शॉपिंग बैग्स। जिया उससे बैग लेते हुए बोली, तू भी चल ना यार, साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं। उसकी बात सुन रूही मना करते हुए बोली, नहीं यार, अब घर चल। लेकिन जिया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू अंदर आ रही है तो बस आ रही है, चल न यार और दादी से भी मिल ले। जिया के बार बार इंसिस्ट करने पे रूही मान जाती है। वो गाड़ी को गेट से अंदर ले लेती है। दोनों गाड़ी से उतर के घर के अंदर आ जाती हैं। दादी हर बार की तरह आज भी टीवी के सामने बैठ के अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी, जिसमें आज फिर फीमेल लीड को परेशान किया जा रहा था और दादी सबको कोस रही थी। बीच बीच में वो कुछ एक्साइटेड भी हो जाती। रूही और जिया थोड़ी दूर खड़ी ये ड्रामा देख रही थी। ये देख जिया बोली, दादी का फेवरेट ड्रामा है। इतना कह वो हंस देती है। रूही मुस्कुराते हुए दादी के पास जाते हुए बोली, नमस्ते दादी। दादी रूही को देख के खुश हो जाती है। नमस्ते नमस्ते रूही, और कैसी हो? दादी रूही से पूछते हुए बोली। रूही मुस्कुराते हुए, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दादी। वैसे आप बताओ आप कैसी हो? उसकी बात सुन दादी भी हंसते हुए बोली, मैं भी फर्स्ट क्लास। रूही पहले भी जिया के साथ 1-2 बार घर आई थी, लेकिन रूही और दादी की ज्यादा बात नहीं हुई थी। दादी रूही को अपने पास बैठने को कहती हैं, तो वही जिया रूही और दादी को बात करने का कह रामू काका को 2 कॉफी बनाने को कह अपने रूम में चेंज करने चली जाती है। आज फिर से उसने वही पुरानी हुडी पहन ली थी। चेंज करने के बाद वो जल्द ही नीचे आ जाती है, लेकिन वो देखती है रूही भी दादी की तरह टीवी पे नजरें गड़ाए बैठी है। वो भी तुम जानो ना हम ड्रामा देख रही थी। दोनों उस सीरियल को बड़े ध्यान से देख रही थी। ये देख जिया रूही के सिर पे टिपली मारते हुए बोली, तुझे क्या समझ में आ रहा है जो तू इतना ध्यान से देख रही है? लेकिन जिया की दादी ने रूही को कुछ ही मिनटों में सारी स्टोरी समझा दी थी। अब तो रूही भी बड़ी गौर से वो ड्रामा देख रही थी। जिया के सिर पे मारने की वजह से रूही चिढ़ते हुए बोली, यार परेशान करना बंद कर, अभी तो मजा आने लगा है, देख आज सुधा की सच्चाई सामने आने वाली है। जिया हैरानी के साथ पूछते हुए, कौन सुधा? तभी रूही बोली, ओफो, अरे अथर्व की पत्नी। जिया अपनी आईब्रोज उठाते हुए, कौन अथर्व? ये देख दादी चिढ़ते हुए बोली, अरे वही जो राधिका के साथ खड़ा है। और क्या अब तू हम दोनों को देखने देगी? लेकिन जिया जानबूझ के दोबारा पूछते हुए बोली, कौन राधिका? ये देख रूही उसे घूरते हुए बोली, तू राधिका को नहीं जानती? अरे अथर्व की भाभी। जिया सामने देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी समर भी अंदर आ जाता है। ये देख रूही और दादी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। दोनों एक साथ। समर आ गया। ये देख जिया बोली, क्रेजी फेलोज। रूही खुश होते हुए बोली, अब आएगा मजा जब समर के सामने सुधा का सच आएगा। ड्रामा में काफी ज्यादा सस्पेंस चल रहा था, लेकिन तभी वो ड्रामा खत्म हो जाता है और रूही और दादी की शक्ल देखने लायक थी, जैसे दोनों से किसी ने सारी पॉकेट मनी छीन ली हो। रूही ये देख शिकायती लहजे में बोली, ये क्या दादी, ये तो खत्म हो गया। क्या ये थोड़ा और नहीं दिखा सकते थे? उस चुड़ैल की सारी सच्चाई सामने आ जाती तो कितना अच्छा होता। उसकी बात सुन दादी बोली, ये तो इनका रोज का ही है, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी कहानी में मजा आने लगता है तब एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे रीडर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिया को ये देख हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। बेचारी उसकी दादी और रूही। जिया को हंसते देख रूही उस पे गुस्सा करते हुए बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे तो बेचारी खुशी के लिए बुरा लग रहा है।
हर बार सुधा की चाल का शिकार हो जाती है। तभी दादी रूही को खुश होकर बताते हुए बोली, वैसे इस ड्रामा का न्यू एपिसोड आज रात 8 बजे आएगा। अपनी दादी की बात सुन जिया बोली, तो अभी क्या था? दादी बड़ी ही लापरवाही के साथ बोली, ये तो कल का एपिसोड था। वो तो मेरा मन नहीं भरा, बस इसलिए दोबारा देख रही थी। जिया उनकी बात सुन हैरानी के साथ बोली, आप एक ही एपिसोड को कितनी बार देखती हो दादी? दादी जिया को एक नजर देख अपना मुंह फेरते हुए बोली, तो क्या करूं? तुम सबके पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं, तो ये बुढ़िया अब टीवी ना देखे तो और क्या करे? दादी का मेलोड्रामा शुरू होते देख जिया बोली, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप बाहर जाए, अपने हम उम्र लोगों से मिलिए, पार्क जाए, वॉक कीजिए। जिया की बात सुन दादी कुछ कहती उससे पहले ही रामू काका जिया और रूही के लिए कॉफी और दादी के लिए चाय लेके आ जाते हैं। रूही और दादी तो अपने में ही लगी हुई थी और दोनों मिलके जिया को इग्नोर कर रही थी। तो वहीं अद्वैया के ऑफिस में सात्विक ने अद्वैया के आने से पहले ही ऑनलाइन टेन्योर सबमिट कर दिया था। लेकिन असली प्रॉब्लम थी महेश्वरी को रोकना, जिसका प्लान भी अद्वैया ने बना लिया था। तो वही बड़े से ऑफिस में एक आदमी बड़े आराम से चेयर पे बैठा हुआ था। यही कोई 28-30 साल का, चेहरे पे बियर्ड, आंखें गहरी काली लेकिन दहशत और घमंड से भरी हुई। इस वक्त वो लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसका एक आदमी उसकी परमिशन से अंदर आता है। वो उसे आके न्यूज देता है, बॉस, एएसआर एंटरप्राइजेज ने टेन्योर सबमिट कर दिया है। और आज वो देसाई एएसआर से मिलने भी गया था। उसकी बात सुन वो इंसान अपने आदमी से बोला, लगता है देसाई के लिए एक सरप्राइज प्लान करना होगा। तैयारी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, झटका थोड़ा छोटा हो लेकिन असर ज्यादा। अपने बॉस की बात सुन वो आदमी बोला, लेकिन बॉस एएसआर का क्या करना है? सुनने में आया है उसने कहा है कि वो इस बिडिंग को करवा के रहेगा। उसकी बात सुन वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ पल वैसे ही हंसते हुए वो अपने आदमी से बोला, फिलहाल तुमसे जो कहा है वो करो। अगर ये हो गया तो हमें एएसआर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे करने दो जो वो कर रहा है। अपने बॉस की कमांड सुन वो आदमी ओके बॉस कह वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद कुर्सी पे बैठा वो आदमी अपने दोनों हाथ टेबल पे टिकाते हुए खुद से ही बोला, तो फील्ड में शेर उतरा है। लेकिन तुम चाहे कुछ भी करो एएसआर तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। क्योंकि महेश्वरी दिमाग में आता है, समझ में नहीं। इतना कह वो एक बार फिर हंसने लगता है। क्या होगा आगे? कौन है ये महेश्वरी और क्या करना चाहता है? क्या अद्वैया रोक पाएगा उसे, या हो जाएगा महेश्वरी अपने मंसूबों में कामयाब? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 27 एक्सीडेंटल किस। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया रूही को अपने साथ घर ले आई थी, जहां रूही और जिया की दादी की आपस में खूब जमती है। वो दोनों पास में काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। दादी तो दादी, रूही भी तुम जाने न हम की दीवानी बन गई थी। ये देख जिया अपना माथा पीट लेती है, क्योंकि दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये तो जिया ने सुना था, लेकिन आज उसने ये अपनी आंखों से होते हुए देख भी लिया था। जिसके बाद वो तीनों चाय और कॉफी का मजा लेते हुए आपस में बात करने लगती हैं। रूही कॉफी पीने के बाद सोफे से खड़े होते हुए बोली, अब मुझे जाना होगा। उसकी बात सुन दादी मुस्कुराते हुए बोली, रूही बेटा आते रहना। रूही मुस्कुराकर उन्हें फ्लाइंग किस करते हुए बोली, जी दादी आती रहूंगी। इतना कह वो बाहर जाने लगती है तो जिया भी उसे सी ऑफ करने पीछे पीछे बाहर आ जाती है। रूही जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची वो जिया से बोली, चल ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। लेकिन तभी जिया रूही को देख मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स यार। जिया उसे आज के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, क्योंकि आज सुबह उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ था। वो किस लिए? रूही गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोली, इतनी भी भोली मत बन समझी। तू जानती है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? जिया उसे घूरते हुए बोली। उसकी बात सुन रूही अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, अगर थैंक यू ही कहना है तो जरा अच्छे से कहना। इतना कह वो उसे कस के हक कर लेती है। जिया भी उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग होते हुए बोली, वैसे जिया। हाँ। जिया उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है। रूही मुस्कुराते हुए, पता है मैं क्या सोच रही थी? जिया उससे पूछते हुए, जी आप क्या सोच रही थी ये हमें कैसे पता होगा? मैं सोच रही थी कि अगर आज सुबह वाली वो न्यूज़ सच हो जाए तो। इतना कह वो बिना जिया के जवाब का वेट किए गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और जिया उसे देखती रह जाती है। जिया सुबह वाली न्यूज़ को याद कर रूही पे चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा समझी।
रूही अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे निकालते हुए गाड़ी का शीशा डाउन कर बाहर झांकते हुए जया से बोली, अगर हुआ तो। जया को इस सवाल के जवाब को सोचने की जरूरत भी नहीं थी। वो गुस्से में बोली, अगर ऐसा हुआ तो या तो मैं उसे मार दूंगी या खुद को सूली पे लटका। लेकिन अपने मरने वाले ख्याल को झटकते हुए रूही से बोली, मैं उसे मार दूंगी, समझी। लेकिन रूही वहां से हंसते हुए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। जया भी अपने पांव पटकते हुए अद्वैय को खूब सारा कोसते हुए घर के अंदर आ जाती है। तो वहीं जहां एक और अद्वैय महेश्वरी को सबक सिखाने का जाल बुन रहा था, तो वहीं महेश्वरी पहले ही इस सब के लिए तैयार था और वो अपनी चाल चल चुका था, जिसका अद्वैय से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो ये अपने तरीके से हैंडल करने वाला था। तो वहीं अद्वैय को इंतजार था तो बस आज रात का खेल दोनों तरफ से शुरू हो चुका था, लेकिन देखना था कि जीत किसकी होगी। रात का समय, होटल के एक प्राइवेट रूम में एक इंसान वहां बैठ के काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। साथ ही उसे इंतजार था तो फीमेल मॉडल का, जो उसे आज रात सर्व करने के लिए आने वाली थी। लेकिन जाने क्यों आज वो अभी तक आए ही नहीं। तब तक वो और भी ड्रिंक कर लेता है। तभी डोर नॉक होता है। नॉक की आवाज सुन वो इंसान थोड़ा लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है। जैसे ही उसने उस रूम का डोर ओपन किया, दरवाजे पे 5 फीट 4 इंच की एक खूबसूरत लड़की चेहरे पे रेड एंड ब्लैक मास्क पहने रेड हॉट ड्रेस में खड़ी थी। उसके खुले बाल उसके नेकेड कंधों को चूमते हुए उसकी कॉलर बोन्स को ढक रहे थे। वो उस लड़की को पूरा नीचे से ऊपर तक देखता है। उसकी नजर उस लड़की की टांगों से होते हुए उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को स्कैन करते हुए उसकी क्लीवेज पे आके रुक जाती है। वो इस वक्त उस भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था, जो कभी भी शिकार करने के लिए तैयार था। वो उसे बाजू से अपनी ओर खींचते हुए दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ उसे पीठ की ओर घुमा देता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, लेकिन तुम्हें देख के लगता है वो इंतजार बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं था। इतना कह वो पांव से दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की कातिलाना हंसी होठों पे लिए उस इंसान को पीछे डोर से लगा देती है। वो अपनी उंगलियों को उसके सीने पे चलाते हुए उसे टाई से पकड़ते हुए बड़े ही सडक्टिव वे में बोली, क्या सच में। इतना कह वो उसके होठों के पास आके रुक जाती है। उसकी बात सुन वो इंसान उसे बालों से पकड़ लेता है, जिससे उस लड़की की आह निकल जाती है। जैसे ही वो उसकी कॉलर बोन पे किस करने को हुआ, वो लड़की उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से वो एकदम से उस लड़की को पीछे धकेलते हुए बोला, व्हाट द हेल, ये तुमने क्या किया। उसकी बात सुन वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि तुम अच्छे से सो सको, सो गुड नाइट। लड़की की बात सुन वो इंसान उसकी ओर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो ठीक उसके पांव के पास आ गिरता है। ये देख वो लड़की चैन की सांस लेती है और उसे अपने पांव की हील से कंधे पे मारते हुए बोली, भेड़िया कहीं का। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है। वो लड़की अपने एक्सप्रेशंस बदलते हुए अपने कान पे लगे ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात करते हुए बोली, काम हो गया है, मैं इसके फिंगरप्रिंट लेके आ रही हूँ। उसकी बात सुन सामने से किसी की चिंता भरी आवाज आती है। वो उससे पूछते हुए, वो सब तो ठीक है लेकिन उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया। उसकी बात सुन वो मास्क वाली लड़की बोली, ब्लैक नाइट को हाथ लगाने वाले जीते जी नरक भुगतते हैं, इसका भी वही हाल होगा। तभी सामने से फिर से वही इंसान बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से उसके फिंगरप्रिंट लो और हाँ इसके फोन पे चिप इंसर्ट कर दो। उसकी आवाज सुन ब्लैक नाइट उसी पे भड़कते हुए बोली, कितनी बार कहा है मुझे तुम ऑर्डर मत दिया करो, मुझे काम अपने तरीके से करना पसंद है। इतना कह वो उसके फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसके फोन पे एक चिप इंसर्ट कर देती है। तो वही ब्लूटूथ के दूसरी तरफ वाला इंसान उससे बार बार माफी मांग रहा था, शायद उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। डन कह वो जल्दी से रूम के बाहर निकल जाती है। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से वो दूसरी तरफ से आ रहे इंसान से टकरा जाती है। अद्वैय जो अभी अभी वहां आया था, उस ब्लैक नाइट से टकरा जाता है। लेकिन जैसी ही वो गिरने को हुई, अद्वैय उसे संभालने के बजाय उसे हाथ भी लगाना जरूरी नहीं समझता। लेकिन ब्लैक नाइट वक्त रहते अद्वैय को टाई से पकड़ लेती है, जिस वजह से अद्वैय उसकी ओर झुक जाता है और दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। अद्वैय के पीछे खड़े अमन और सात्विक दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं। तो वहीं उस लड़की की इस हरकत पे अद्वैय की आंखें बड़ी हो जाती है और गुस्से में मुठ्ठियां कस जाती हैं। अद्वैय उसे गुस्से में बाजुओं से पकड़ते हुए खुद से दूर करता है।
वो लड़की यानी कि ब्लैक नाइट जल्दी से खुद को संभालते हुए बिना कुछ कहे अद्वैया को घूरते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं ये नजारा देख अमन धीरे से बोला, लगता है भगवान आज एएसआर पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तभी तो एक ही दिन में दो दो लड़कियों की किस। इतना कह वो उस जाती हुई लड़की को देखने लगता है, लेकिन सात्विक उसे कोहनी मार के सामने देखने को कहता है, क्योंकि अद्वैया गुस्से में खड़ा था। ये देख अमन मन में बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भगवान खुशियां भी ऐसे लोगों की झोली में डालता है जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। अमन का मतलब उस किस्से था, और जिसके बाद से अद्वैया अब गुस्सा हो गया था। तभी गुस्से भरी आवाज अमन के कानों में पड़ती है, अमन, अद्वैया चिल्लाते हुए बोला। अमन जल्दी से आगे आते हुए अद्वैया अपनी कमर पे हाथ रख अपने गुस्से को काबू करते हुए अमन से बोला, जाके देखो वो कमीना महेश्वरी किस रूम में है। उसकी बात सुन अमन और सात्विक दोनों ही महेश्वरी के प्राइवेट रूम को देखने चले जाते हैं। तो वहीं अद्वैया अभी भी वहीं खड़ा उस लड़की के उसे यूं किस करने से बौखलाया हुआ था। उसके दिमाग के जैसे सारे फ्यूज उड़ चुके थे, सारी तारें मिलके इतना हाई वोल्टेज जनरेट कर चुके थे कि उसने अब गुस्से का रूप ले लिया था। अद्वैया के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन तभी वहां अमन आके एएसआर को बताते हुए बोला, एएसआर महेश्वरी मिल गया है। लेकिन उसकी बात सुन एएसआर फिर से अपनी फॉर्म में वापस आते हुए गुस्से में बोला, लेकिन क्या। अमन बोला, आप खुद ही देखिए। इतना कह वो दोनों उस रूम की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो उस रूम के अंदर पहुंचे महेश्वरी वहां नीचे पड़ा हुआ था। साथ ही किसी ने उसके हाथ और पैरों को टाई से इतनी बेरहमी से बांधा हुआ था कि जैसे वो उसका सदियों पुराना कोई दुश्मन हो। उसे देख अद्वैया पूछते हुए बोला, ये किसने किया। ये देख सात्विक बोला, पता नहीं, लेकिन शायद इसी के किसी दुश्मन ने। तभी एएसआर की नजर उसकी शर्ट की पॉकेट पे जाती है, जिसमें कागज था या एक नोट, ब्लैक नाइट, और साथ में उसके लिप्स का निशान था। उस नोट को देख के अद्वैया के होठों पे एक बार फिर मुस्कान आ जाती है। ये देख सात्विक और अमन एक दूसरे को इशारा कर देखने लगते हैं। तभी अद्वैया अमन से बोला, आज हमारा काम तो नहीं हुआ, लेकिन शायद हम अकेले नहीं जो इसे बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। फिर वो अमन को देखते हुए बोला, पता करो ये ब्लैक नाइट कौन है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे क्या होगा आगे, कौन है ये ब्लैक नाइट, क्यों ये लोगों के पीछे पड़ी है, क्या वो होगी अद्वैया से मिलने को तैयार। जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। लेकिन जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही कमेंट करना न भूलें।